चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये मिस्टर बी रिटायर ऑन 1 दिसंबर 2024 आफ्टर 20 साल सर्विस के, उसने 20 साल दिए, जिसमें से उसको लीव एनकैशमेंट मिला 5 लाख रुपए, बेसिक सैलरी है 5,000 रुपए, 1,000 रुपए बढ़े हैं 1 अप्रैल 2024 से। इसका मतलब 31 मार्च 2024 तक इसकी सैलरी रही होगी 4,000 रुपए, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से इसके पैसे 1,000 रुपए बढ़े हैं, तो 4 + 1,000 5,000 रुपए। 1 अप्रैल से इसके 5,000 रुपए हो गए थे। डीए 3,000 है, 60% हमें लेना है क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट वाला कंसीडर करना है। डीए में कोई चेंज नहीं, कांस्टेंट 3,000 ही कंसीडर करना है। कमीशन 500 रुपए पर मंथ। अब बच्चे क्या करते हैं, ये 500 रुपए ऐड करते हैं। अरे भैया हमें लेना है फिक्स परसेंटेज वाला कमीशन, तो ये वाला कमीशन हमारे किसी काम का नहीं है। बोनस हमें कुछ नहीं ध्यान देना। लीव अवेल ड्यूरिंग द सर्विस, उसने लीव कितनी ली हैं, 480 छुट्टियां ली हैं। और कितनी छुट्टियां मिलती थी उसको, 30 छुट्टी मिलती थी हर साल। इसका मतलब हर साल 30 छुट्टी मिलती थी। 20 सालों में उसको कंपनी ने टोटल दी कितनी छुट्टियां, 600, जिसमें से उसने कितनी छुट्टी ले ली, अवेल्ड लीव हैं 480। इसका मतलब 120 छुट्टी वो हैं जो अनअवेल्ड हैं। अनअवेल्ड लीव है कितनी, 120। क्यों, इसी की तो पेमेंट करेगी कंपनी। भैया कंपनी ने 600 छुट्टियां दी, हर साल 30 छुट्टियां दे रही थी, 20 साल तक 600 छुट्टियां दी आपको टोटल। उस 600 में से आपने 480 छुट्टी यूज कर ली, आपको जरूरत पड़ी आपने यूज कर ली। 120 छुट्टी आपने यूज नहीं करी, तो इस 120 छुट्टी तो कंपनी आपको क्या करेगी, एनकैश करेगी ना, एनकैशमेंट करिए ना। और इसी एनकैशमेंट के बदले में कंपनी ने आपको कितने पैसे दिए हैं, 5 लाख रुपए। भाई जो आपको लीव सैलरी मिली है वो 5 लाख रुपए मिले हैं। किसके मिले 5 लाख रुपए, जो छुट्टी आपने नहीं ली कंपनी से। अगर आपने ये भी ले ली होती तो कंपनी आपको क्यों पैसा देगी। कंपनी तो कह रही है कि भैया हमने आपको कहा कि तू घर बैठ, लेकिन आप फिर भी ऑफिस आ गए काम करने के लिए, तो आपकी तो छुट्टी वो पड़ी थी ना, हमने उस छुट्टी का आपको कैश दे दिया, लो 5 लाख रुपए ये रखो आप, ठीक है। अब हमें कंप्यूट करना है टैक्सेबल लीव सैलरी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहली बात आती है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना कोई गुनाह है या फायदे की बात है, बिल्कुल फायदे की बात है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहां पर आप रिटायर हो चुके हो तो ड्यूरिंग द सर्विस वाली बात नहीं है, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाता सब। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपको मिला है लीव सैलरी, लीव सैलरी आपको मिली है 5 लाख रुपए, क्या मैं कह सकता हूं ये एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(10)AA में 5 लाख रुपए, तो टैक्सेबल क्या आ जाएगा, निल। टैक्सेबल क्या होगा, निल, क्योंकि सेक्शन क्या कहता है हमारा, सेक्शन 10(10)AA कहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाला लीव एनकैशमेंट का पैसा पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमें दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट देखते हैं। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हमें जरा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वाली कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वाली कंडीशन, अगर वो है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हमने कहा था लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। अब उसमें पहला क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कितना मिला है, 5 लाख रुपए, एक लिमिट हमारी ये हो गई। दूसरी लिमिट हमने कही थी कि अमाउंट स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, कितनी अमाउंट स्पेसिफाइड कर रखी है, 25 लाख रुपए। भाई 5 लाख रुपए हमें मिले हैं, एक लिमिट तो ये हो गई, 25 लाख गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है। तीसरा हमने कहा था 10 मंथ की एवरेज सैलरी ले लो, 10 महीने की एवरेज सैलरी ले लो। अब 10 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है हमें। अब जरा हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्या ध्यान देना पड़ेगा, हमें ध्यान ये देना पड़ेगा थोड़ी सी बात का कि उसकी सैलरी 1 अप्रैल से 2024 से हुई है 5,000 रुपये और 31 मार्च 2024 तक थी 4,000 रुपये, ठीक है। यहां से जो है रिवाइज हुई है और यहां तक जो है 4,000 रुपये थी। रिटायर साहब हुए हैं ये 1 दिसंबर 2024 को, तो 1 दिसंबर 2024 से पिछली डेट क्या थी, 30 नवंबर।
हमने कहा था रिटायर होने से ठीक पिछली डेट्स के पिछले 10 महीने ले लो, तो 10 महीने हो जाएंगे हमारे फरवरी से लेके नवंबर तक के। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। फरवरी से नवंबर तक के कितने होते हैं महीने? 10 महीने होते हैं। इसका मतलब हमें इस पीरियड की 10 महीने की सैलरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि दिसंबर को रिटायर हुए हैं। 1 दिसंबर से ठीक पिछला दिन 30 नवंबर होता है। 30 नवंबर से पिछले 10 महीने ले लो। और अब इस 10 महीने में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें ध्यान देना पड़ेगा फरवरी और मार्च में उसकी सैलरी कितनी थी? 4,000 रुपये। जो हमने क्या यही बात यही तो करी ना कि 31 मार्च तक तो 4,000 रुपये थे। अप्रैल से लेकर नवंबर तक उसकी सैलरी 1,000 रुपये बढ़ गए थे, तो कितने हो गए थे? 5,000 रुपये। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालने के लिए हमें थोड़ा इस तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि 5,000 रुपये तो 8 महीने का आ जाएंगे। 8 महीने कब से कब तक के भाई? कब से कब तक के? अप्रैल से लेके नवंबर तक के। अप्रैल को रिवाइज हुई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, प्लस 4 महीने आ गए हमारे 2 महीने के, फरवरी और मार्च। फरवरी से नवंबर तक 10 महीने थे, फरवरी मार्च में पुरानी सैलरी थी, प्लस हमें और क्या लेना है इसमें? हमें लेना है 3,000 रुपये का 60% डीए। 3,000 का 60% हमें क्या लेना है? हमें लेना है डीए। कितने महीने का? 10 महीने का। भाई ये तो हमारी बेसिक होगी ना 10 महीने की। 8 और 10 बेसिक 10 महीने का हो गया। डीए मेरा 10 महीने का हो गया, प्लस कमीशन मेरे पास परसेंटेज में है नहीं। ठीक है, इसका लेना है आपको एवरेज। इसका लेना है आपको एवरेज, और फिर इसकी लेनी है 10 महीने की सैलरी। इसका लेना है आपको एवरेज। भाई 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी है ना, 10 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है। पहले एवरेज सैलरी निकाल ली हमने 10 महीने की। 1 महीने की सैलरी आ गई मेरी एवरेज, उसको 10 से मल्टीप्लाई करें 10 महीने की एवरेज सैलरी आ गई। ये होएगा कितना? 8 पंजे 40,000, 4 दूनी 8,000 और 18,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 10। कितना आएगा ये? 40, 50, 58 और 66, 66,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 66,000। 10 महीने की एवरेज सैलरी, 10 महीने की एवरेज सैलरी मतलब पहले मैंने 1 महीने की सैलरी निकाल ली, एवरेज आ गई। 1 महीने की मैंने एवरेज सैलरी ले ली, उसके बाद मैंने 10 से मल्टीप्लाई करते हो 10 महीने की मेरी एवरेज सैलरी आ गई। जो 10 महीने की एवरेज सैलरी लेनी थी वो थी मेरी 66,000। ठीक है, 10 महीने की जो एवरेज सैलरी लेनी थी वो मैंने ले ली 66,000। अब जो मेरे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फोर्थ। इसको हम करते हैं थोड़ा सा ब्लैक से, यही आपको दिक्कत करेगा। अब इसको करने के लिए हम पहले से पढ़ लेते हैं दोबारा से, हमने क्या क्या यहाँ बात पढ़ी थी फोर्थ पॉइंट में। कहता है कि कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव। कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव। अनअवेल्ड लीव कितनी है? मतलब 480 अवेल्ड कर दी, तो अनअवेल्ड है हमारे पास कितनी? 120। उसका कैश इक्विवेलेंट निकाल लो। लेकिन ध्यान रखना हर साल 30 दिन की अब छुट्टी कंसीडर कर लो। कंपनी ने कितनी दी हमें उससे मतलब नहीं है। जितनी छुट्टी आई है, जो अनअवेल्ड लीव आई है, उसको अगर 30 से मैं डिवाइड कर लूँ तो उसका मतलब मेरे पास 30 दिन के हिसाब से मैंने छुट्टी ले ली, कंसीडर कर ली। बेस मैक्सिमम 30 डेज लीव फॉर एवरी ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस रेंडर्ड टू द एम्प्लॉयर फ्रॉम हुज सर्विस हैज बीन रिटायर। कैश इक्विवेलेंट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी फॉर द लास्ट 10th मंथ। 10 महीने की सैलरी नहीं, एवरेज सैलरी लेनी फिर 10 महीने की, लास्ट 10 मंथ की। अब जरा देखिए कैसे कैलकुलेट होगा ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है लेकिन है इजी। कुछ नहीं है इसमें। देखिए, कैश इक्विवेलेंट टू अनअवेल्ड लीव, और हमें कितनी छुट्टी लेनी है। वो कहता है कि कंपनी कितनी भी छुट्टी दे रहे हो, जो लीव अवेल्ड है ना, कहता है कंपनी कितनी भी छुट्टी दे हमें मतलब नहीं है। वो कहता है हमें लेना 30 दिन, मतलब लीव अलाउड, लीव अलाउड माइनस लीव टेकन।
लीव अलाउड कितनी है, वो कहता है हर साल हम कह रहे हैं 30 दिन देंगे, हर साल 30 दिन देंगे। अच्छा हमारे क्वेश्चन में भी क्या 30 ही? हाँ हमारे क्वेश्चन में भी 30 है। अगर हमारे क्वेश्चन में होता 40, भाई हमारे क्वेश्चन में क्या 30 ही दे रहा था? हाँ हमारे क्वेश्चन में भी 30 ही बोल रहा था। अगर वो यहां पर बोलता कि 30 की जगह 25 या 20 या जो भी, लेकिन हमें क्या कंसिडर करना था, हम मान के चलते हर साल 30 छुट्टी ही दे रहा है। हम अपना क्वेश्चन करते 30 छुट्टी के हिसाब से, जितने साल आपने काम करा है उसमें आपको मान लीजिए हर साल 30 छुट्टियां मिल रही हैं, हमारे प्रोविजन ही बोल रहा है। उसमें से आपने 480 छुट्टी ले ली, तो लीव बैलेंस बची कितनी? 600 माइनस 480 इज इक्वल टू 120 छुट्टी वो हैं जो अनअवेल्ड हैं। अब हमारे क्वेश्चन में भी 30 है और हमें वैसे भी 30 लेना है, इसलिए दोनों चीज सेम निकल के आ रही है। अगर मान लीजिए एक्चुअल में वो 35 होती है, 20 होती है, 25 होती, तो वहां पर और यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग आ जाती, लेकिन हमें जो है 30 के बेस पे ही लीव अलाउड करनी है और लीव टेकन जो भी हो उसमें से घटा दो, तो ये हमेशा 30 रहेगा। कितने साल आपने काम करा है वो ईयर ले लो, माइनस कितनी छुट्टी ले ली है, बाकी आगे आपकी 120 अनअवेल्ड लीव। इसका हमें कैश इक्विवेलेंट निकालना है, इसका हमें कैश इक्विवेलेंट निकालना है 10 महीने की एवरेज सैलरी के बेस पे, 10 महीने की एवरेज सैलरी के बेस पे। अब कैसे निकलेगा कैश इक्विवेलेंट? भैया 120 छुट्टी है हमारे पास, ठीक है, इसको क्या मैं मंथ में कन्वर्ट कर लूं पहले? भाई मुझे इस छुट्टी की वैल्यू निकालनी है, इस छुट्टी का कैश इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। 120 दिन है, इसको मैंने मंथ में कन्वर्ट कर लिया, 30 से डिवाइड कर लिया, और मंथ निकल गया, कितने महीने निकल गए? 120 दिन, 30 दिन, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो मेरे 4 महीने निकल के आ गए ना, ये मेरे 4 महीने आ गए। अब इन 4 महीने का कैश इक्विवेलेंट निकाल लो। कैश इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा? एक महीने की सैलरी कौन सी लूँ? मैं कह रहा हूँ एक महीने की जो एवरेज सैलरी निकाली ना हमने पिछले 10 महीने के हिसाब से, वो ले लो आप, एक महीने की एवरेज सैलरी, एक महीने की एवरेज सैलरी ले लो आपने, जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी है एक महीने की एवरेज सैलरी। अगर हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर, क्योंकि यहाँ तो हमने 10 महीने की भी ले ली, हमें 10 महीने की एवरेज एक महीने की लेनी है। अगर सिर्फ मैं इसको डिवाइड करता तो ये कितना आता? 6600 आ जाएगा। 6600 कैसे आएगा? देखिए 6600 की वर्किंग कर देता हूँ, 5000 इंटू 8 प्लस 4000 इंटू 2 प्लस 3000 का 60% का 10 डिवाइडेड बाय 10। मुझे 10 महीने की एवरेज सैलरी चाहिए, एक महीने के लिए मुझे एवरेज सैलरी चाहिए, तो ये आ गया 4 महीने, और एक महीने की एवरेज सैलरी कितनी है? 6600, तो ये कितना आ जाएगा? 26,400। तो मेरी जो चौथी लिमिट आएगी ना, वो आएगी मेरी 26,400। यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट आ जाएंगे ये 26,400। अब मेरे पास चारों लिमिट आ गई हैं, एक आई 5 लाख, एक आई 25 लाख, एक लाख 66,000, एक आई 26,400। तो कौन सी लिस्ट है? यही मेरी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो लीव एनकैशमेंट जो भी रिसीव्ड है मेरे पास 5 लाख रुपए का, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपको वर्किंग दिखानी पड़ेगी, नोट दिख लेगा, नोट 1 और वोट 1 में सारी वर्किंग हो जाएगी, 26,400। बैलेंस आपका जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, जो भी आपका बैलेंस आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका लीव एनकैशमेंट का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब जरा दोबारा से हम इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। सिंपल सी बात कह रहा था फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा पढ़ने में और करने में इजी है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा टेक्निकल कर रहा है। वो सिंपल कह रहा है कि भैया हमें जो आपने लीव अनअवेल्ड थी ना, उसका कैश इक्विवेलेंट निकाल दो। 120 दिन का आप कैश इक्विवेलेंट निकाल दो हमारे लिए तो। और 120 दिन का कैश इक्विवेलेंट निकालने के लिए ध्यान रखना, आप मान के चलो आपको हर साल 30 छुट्टियां मिलेंगी, मान के चलो आपको हर साल 30 छुट्टियां मिलेंगी, आपने उसमें से जितनी अवेल्ड करी वो लेस करके बैलेंस आपकी अनअवेल्ड आ जाएगी। उसके बेसिस पे आप अपनी हमारी 10 महीने की एवरेज सैलरी, मतलब 10 महीने की सैलरी ले ली मैंने, उसको 10 से डिवाइड कर लिया, तो एक मंथ की एवरेज सैलरी आ गई ना। मुझे हमारे 4 महीने निकल के आए थे, 120 डिवाइड बाय 30, 4 महीने आ गए, तो 4 महीने की मुझे सैलरी चाहिए। इसको मैंने अगर एक महीने की सैलरी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 महीने की सैलरी निकल के आ जाएगी। 4 इंटू 1, तो 4 महीने की सैलरी मेरी आ गई 26,400। एक महीने की मैंने एवरेज सैलरी ले ली थी 10 मंथ की सैलरी के बेसिस पे, ठीक है। तो इस तरह से ये था आपका लीव सैलरी का कॉन्सेप्ट।
एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू। अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखूँगा, कोई अच्छा सा टॉपिक मिलेगा आप लोगों के लिए, मैं उस पर भी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के थैंक यू सो मच, बाय बाय।